कहते हैं कि लाइफ और ईसीजी ग्राफ में एक चीज कॉमन होती है, दोनों ही कभी स्टेबल और स्ट्रेट नहीं रहते, कभी ऊपर तो कभी नीचे। और जिस दिन ये दोनों लाइन सीधी हुई, समझिए कि सब कुछ खत्म। और इसी उतार चढ़ाव को हम जिंदगी कहते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं जिनकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही। बिहार के एक छोटे शहर से निकलकर आज तक की कहानी हमें खुद सुनाने आज हमारे अंगनारा में आए हैं डॉक्टर रवि रंजन, जो एक डिस्टिंग्विश्ड मेडिकल प्रोफेशनल हैं। क्रिटिकल केयर एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन एक्सपर्ट होने के साथ साथ फिलहाल कुछ सालों से स्टेम सेल पर काम कर रहे हैं और QA स्टेम सेल सेंटर गुरुग्राम और ऋषिकेश के CEO हैं। ये तो अभी आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन था और आगे की बातचीत में हम आपके बारे में और भी जानेंगे, आपकी लाइफ के अलग अलग फेजेस के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात की शुरुआत करते हैं उस शहर से जहां आपने चलना सीखा। तो मुझे अपने थोड़े से उस बैकग्राउंड के बारे में और जिस शहर से आप आते हैं, आपका बचपन कैसा था? मेरा बचपन, मैं पैदा हुआ आरा शहर में। मेरे पेरेंट्स प्रोफेसर, मेरे फादर मैथ्स के प्रोफेसर थे और मेरी मदर एक गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है आरा में, वो वहाँ प्रिंसिपल थी। ये वीर कुंवर सिंह वाला आ रहा है? हाँ, वीर कुंवर सिंह वाला आ रहा है। और उस कहावत वाला भी आ रहा है जहाँ पे बोलते हैं आरा जिला घर बा कौन बात के डर बा। तो मैं एक बीमार बच्चा था। अच्छा। मुझे ब्रोंकियल अस्थमा था। ओके। और टू द एक्सटेंट कि मैं 3 मीटर तक भी नहीं चल पाता था। 3 से 4 मीटर के बाद आई ऑलवेज लुक फॉर सपोर्ट, जहाँ मुझे बैठने की जरूरत पड़ती थी। और लगभग जितने टॉप डॉक्टर्स थे पटना के, चाहे नाम लेना उचित होगा या नहीं, सबके संपर्क में रहा। तो ये जो आपका अस्थमा था, किस एज में ये डायग्नोज हुआ? 4 साल की उम्र से लेके 18 साल तक मैं इसका चपेट में रहा। So that is the like acute asthma kind of फ्लेयर अप होता था बीच बीच में। अच्छा। और एलर्जी, बेसिकली एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा था। और इसने मेरे लाइफ को हैंडीकैप बना रखा था। हर एक जगह बस यही था कि एक बीमार लड़का है जो एग्जाम्स में आके टॉप कर जाता है। रेगुलर स्कूल में कभी भी नहीं जा पाया या रेगुलर कॉलेज, ड्यू टू हेल्थ रीजंस, बिकॉज ऑफ द हेल्थ रीजंस। और बिकॉज ऑफ वन मोर फैक्ट, किसी भी डॉक्टर ने, मैंने विद ड्यू रिगार्ड्स टू देयर सीनियरिटी एंड देयर नॉलेज, प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के अलावा पेशेंट्स में उनका इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आपके पेरेंट्स जो हैं, फादर आपके प्रोफेसर थे और मदर आपकी गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। सो आई गेस कि लाइफ बहुत करियर ओरिएंटेड रही होगी, क्योंकि जब मदर फादर टीचर थे तो आपको लेके उनका थोड़ा जो ओरिएंटेड से ज्यादा मेरे फादर का एक चीज जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो उनका था कि जैसे मैथमेटिक्स ही बनाना है, तो उनका ये था कि सॉल्यूशन की तरफ मत देखो, ये देखो कि जो तुम्हारा अप्रोच है मैथमेटिक्स के पजल को सॉल्व करते समय या क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, डू यू हैव द राइट अप्रोच और नॉट, एंड डू नॉट लुक फॉर द फाइनल आंसर, गो फॉर द फर्स्ट स्टेप विच यू कैन डू इट। अक्सर हम लोग, और वही जिंदगी के लिए भी लागू है, कि अक्सर हम लोग फाइनल सॉल्यूशन खोजते हैं क्या, और वो नहीं मिलता है। बट इफ यू गो स्टेप बाय स्टेप तो बहुत हर सॉल्यूशन मिलता है, हर जवाब मिलता है। लेकिन 4 साल की एज से 18 इयर्स तक एक स्टूडेंट, एक बच्चे, एक टीनेजर, जिस भी फेज में आप गए, वो एक करियर मेकिंग स्टेज होता है। आपने जैसा बताया कि आप रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते थे अपने उस अस्थमा की वजह से। इस रिकॉर्डिंग से पहले जो थोड़ी बातचीत हुई उसमें आपने बताया कि आपके पापा चाहते थे कि आप इंजीनियर बने। तो ये जो एक कहानी है आपकी कि आप इंजीनियर बनने निकलते हैं और जैसा मैंने पढ़ा आपके बारे में, कुछ दिनों के बाद आप पढ़ाई छोड़ के घर वापस आ जाते हैं। देखो, यहाँ पे आई विल टॉक अबाउट द इनसिक्योरिटी द मिडिल क्लास पीपल आर हैविंग। हर मिडिल क्लास में ये होता है कि मेरा बच्चा जल्दी से सेटल कर जाए। और जाहिर है कि जिस ब्रांच से वो परिचित है, जैसे मेरे फादर मैथ्स के बहुत अच्छे प्रोफेसर रहे, तो उनका था कि मैं इसको गाइड कर पाऊंगा। तो इसलिए उनका था कि दिमाग तो रहता ही है, IIT या ISM से पास आउट करेगा
तो एक अच्छा कैरियर इसको मिल जाएगा और ही कैन पुल थ्रू द लाइफ। लेकिन एडोलेसेंट फेज तक पहुंचते पहुंचते मेरे लिए कैरियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि मैं बाकी बच्चों की तरह से स्वस्थ रहना चाहता था। आई वॉन्टेड टू एंजॉय दिस लाइफ। और वहाँ पे मुझे सॉल्यूशन चाहिए था कि आई विल बी क्योर्ड और नॉट क्योर्ड। To me, getting into IIT or getting into ISM was not important. Important was that कि मैं इस जिंदगी को ठीक ढंग से जी पाऊंगा कि नहीं। And against the wishes of everyone, it was a total U-turn from ISM, IIT Kanpur to medical line. And that is, very interesting. You cracked IIT. Yes, you cracked, when you got admission in ISM Dhanbad. I cracked 6 engineering colleges at the same time. क्योंकि उस समय सब अलग-अलग था। And one fine morning, आपने डिसाइड किया कि आपको डॉक्टर बनना है। नहीं, मुझे अपनी बीमारी से बाहर आना था और मुझे लगा कि जो भी डॉक्टर से मैं मिल पा रहा हूँ वो बियॉन्ड प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, दे आर नॉट गिविंग मी द फाइनल सॉल्यूशन। कभी भी अगर उनसे जानना चाह रहा था कि मैं ठीक होऊंगा कि नहीं, द आंसर ऑलवेज यूज्ड टू कम कैपिटल नो एंड ओ। और वो एडोलेसेंट फेज में टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि आई विल बी डिजीज्ड फॉर लाइफ, इट वाज वेरी टफ। So I decided, let me study medical science myself. And ये नहीं था कि डॉक्टर मुझे किसी और के लिए बनना था। मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था टू फाइट आउट माय ओन डिजीज फर्स्ट। और आप देखो पिछले 35 इयर्स से आई एम रनिंग ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स अ डे। तो ये सब पॉसिबल इसलिए हो पाया कि मुझे लगता है कि beyond writing prescription is not the medical science. आपको अपने पेशेंट को अगर बचाना है या उसको बीमारी से बाहर लड़ना है तो यू हैव टू गेट इन्वॉल्व एट एवरी स्टेप। हर स्टेप पे उसके थॉट प्रोसेस में आना चाहिए कि माय डॉक्टर इज माय बिगेस्ट वेल विशर। वो आप अवेलेबल हो पाए। मुझे एक डॉक्टर मिले आज भी, अब तो वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि फादर के बाद उनका ही कंट्रीब्यूशन है टू फाइट दिस डिजीज, और उनका नाम है डॉक्टर R.K. मोदी पटना। अच्छा। वो टुक डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन मी एंड ही सेड कि रवि, इस बीमारी से लड़ना है तो यू हैव टू वर्क ऑन योर लंग्स आल्सो। इस बात ने ज़्यादा फोर्स किया डॉक्टर बनने पे कि आपको ये लगता था कि मुझे उस डिजीज से लड़ने के लिए मुझे इसलिए डॉक्टर बनना है ताकि मैं अपने डिजीज से लड़ सकूं, या मेरे जैसे जितने भी लोग हैं उनको एटलीस्ट सही तरीके से ट्रीट कर सकूं। बट अगेन मैं उसी फेज में जाना चाहूँगा सर, क्योंकि आज भी इनफैक्ट बिहार में, मैं भी बिहार से हूँ, और वहाँ पे बिहार, यूपी या मोस्टली जितने इंडिया में मिडिल क्लास है, जैसा आपने बोला ना कि मिडिल क्लास को फियर बहुत होता है, उनका एक सेट पैरामीटर है कि क्योंकि पड़ोसी का बच्चा, रिश्तेदार का बच्चा ये बन रहा है तो मेरा बच्चा भी यही बनेगा। और एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो होता है यंगर जनरेशन पे, क्योंकि आज की दुनिया बदल गई है, नई नई चीज़ें आ गई हैं, लोग नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। बट पेरेंट्स के दबाव में वो कई बार इंजीनियर बनना है तो बन रहे हैं, एक बैड इंजीनियर ही सही। उसी सिचुएशन से गुजर रहे थे कि जब फादर चाहते थे आप इंजीनियर बने, आप क्रैक भी कर लेते हैं। मतलब IIT क्रैक करना कोई आसान बात आज भी नहीं है, तब भी नहीं रही। और एक दिन आप छोड़ कर आ जाते हैं, फादर का रिएक्शन क्या था? कोई भी मिडिल क्लास में, चाहे मेरे फादर हो या किसी का, जाहिर है कि जब आप सडनली एक जहाँ पे आप 10 पॉइंटर हो, मैं पढ़ने में अच्छा था, IIT में भी या ISM जहाँ पर भी मैं गया, आई वाज ऑलवेज रेटेड एज टॉप 5-10 कैंडिडेट्स। और वहाँ से आप अचानक बोलते हैं कि मैं मेडिकल में ज्वाइन करने जा रहा हूँ, तो ये एक आसानी से तो कोई एक्सेप्ट नहीं करे। लेकिन मैं वो घर का, वो उस दिन का वो सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक टीनेजर डॉक्टर रवि रंजन अपने फादर के सामने खड़े हैं। बाकी घरों में जैसे मेडिकल ज्वाइन करने पे लोग खुश होते हैं, मेरे यहाँ एक बहुत उदासी वाला वातावरण था कि IIT और ISM छोड़ के ये लड़का एक ऐसे लंबे जर्नी की तरफ बढ़ना चाह रहा है जो चूंकि उस समय बिहार में स्थिति बहुत खराब थी मेडिकल कॉलेजेस में। तो फादर की नाराजगी किस बात से थी? आपके डॉक्टर बनने से थी या आप जो अचीव कर चुके थे उसको छोड़कर आप एक दिन अचानक वापस आए? उनका था कि एक
सिक्योर्ड प्लेस था आईआईटी कानपुर या Okay. आईएसएम धनबाद। और बिहार में उस समय एक बहुत नेगेटिव दौर चल रहा था अपहरण का, और उसमें वापस वो कोई भी मिडिल क्लास के पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे वापस उस दुनिया में आए। अच्छा। जो तो जाहिर है कि एक रिएक्शन नेगेटिव था, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। अच्छा, वो उनका ओवर प्रोटेक्टिव होना ओवर कह सकते प्रोटेक्शन। हैं। हाँ। फिर आपकी मेडिकल की पढ़ाई कहाँ से? तो मैंने शुरू में रांची से किया और बाद में पटना मेडिकल कॉलेज से किया। सो यू हैव डन योर एमबीबीएस फ्रॉम रांची मेडिकल कॉलेज। ऑलराइट। कॉलेज की दुनिया कैसी थी? कॉलेज की दुनिया मेरा तो वक्त अच्छा ही गुजरा, लेकिन माहौल गंदा था। अच्छा। बचपन से कभी इस तरह का ट्रेनिंग नहीं था कि मैं कभी जाति या उस चीज का जिक्र भी कभी घर में नहीं हुआ या परिवार में नहीं हुआ। लेकिन बिहार में पता नहीं क्यों बांटा हुआ था कि शुरू में तो मुझे समझ ही में नहीं आता था कि मैं फॉरवर्ड हूँ कि बैकवर्ड हूँ, या चूंकि इस तरह का कभी ट्रेनिंग नहीं था। और ये एक खराब सिचुएशन था उस समय बिहार में कि लोगों को, स्टूडेंट्स को बांटा गया था डिफरेंट कैटेगरीज में कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक के हो गए, ये बैकवर्ड ब्लॉक के हो गए, और क्रिमिनलाइजेशन बहुत ज़्यादा था। मैंने उसका अपोज भी किया। तो कॉलेज में आपने सिर्फ पढ़ाई की या कुछ पॉलिटिकल उसको नहीं बोलना उचित होगा। आई गेव अ वॉर बिटवीन डिसेंसी वर्सेस इंडिसेंसी। मेरा ये कहना था कि डिसेंट होने का मतलब ये नहीं है कि आपके सामने कोई गुंडागर्दी हो रहा है और आप शांत बैठे हुए हैं। ये दिस यू आर ट्राइंग टू हाइड योर कावर्डनेस इन द नेम ऑफ डिसेंसी। तो उसमें आई फेस्ड रेसिस्टेंस आल्सो। थोड़ा सा मैं डिटेल जानना चाहता हूँ, क्योंकि कॉलेज की दुनिया जो होती है वो थोड़ी सी। कॉलेजेस में जिस समय मैंने ज्वाइन किया टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को छोड़ के, तो मुझे आइडिया नहीं था कि बिहार में मेडिकल कॉलेजेस में इस तरह का वातावरण मिलेगा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स। स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं, बॉम्ब्स, रिवॉल्वर्स, ओके, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये तो क्रिमिनलाइजेशन है। सो किसी के कोई ऐसा तो हो जिसके बैकअप से ये सब हो रहा है। स्टूडेंट्स तो पढ़ने गए हैं ना, उन्हें तो सब हम लोग के पॉलिटिकल लीडर्स का ही बैकअप था, और वही मैं कह रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स को हथियार की तरह से यूज करना चाहते थे। मैंने पढ़ा था कि थोड़ा बहुत कि आप कॉलेज के टाइम पे स्टूडेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट लीडर, काइंड ऑफ स्टूडेंट एक्टिविस्ट मैं कहूँ तो आप मैंने गलत का विरोध करना शुरू से कर रखा है। मुश्किल रहा हो? देखिए, जाहिर है कि मुश्किल तो होगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि अपने कंफर्ट जोन के लिए ये बोलने से हिचकना कि ये गलत है, ये कावर्डनेस है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कब आया? एक छोटे से शहर का लड़का, पढ़ने लिखने वाला, एक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में गया और उसे लगा कि शायद आवाज उठानी चाहिए। वो कॉन्फिडेंस, वो बोल्ड, ये बचपन से अप्रोच इनबिल्ट, और विल पावर के दम पे ही मैं अपने बीमारी से बाहर निकल पाया। जो आदमी 3 मीटर तक नहीं चल पाता था, आज मैं पिछले 35 साल से 5 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ। तो जिंदगी में इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आपने क्या हासिल कर लिया, इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी जो जर्नी है उसमें क्या आपने गलत को बर्दाश्त किया या गलत का विरोध किया। उसमें कई बार आप अनकंफर्टेबल जोन से होके गुजरते हैं, लेकिन मेरा है कि अगर आपके सोसाइटी में या आपके इर्द गिर्द गलत हो रहा है तो उसको डिसेंसी के नाम पर आप इग्नोर नहीं कर सकते। यू हैव टू एक्सेप्ट यू आर अ कावर्ड पर्सन, यू कैन नॉट फाइट इट। एंड सो उस दौरान इन सारी चीज़ों का आपकी पढ़ाई के ऊपर असर पड़ा था? थोड़ा बहुत तो असर आता ही है, लेकिन फिर फाइनल ईयर इंटर्नशिप तक आते आते आई वाज शिफ्टेड टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। तो आई कोप्ड अप। तो आप जिस फेज से गुजरे सर, उस फेज से मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे टीनेजर्स कॉलेज जाते हैं, वहाँ एक अलग तरीके का एक्सपोजर मिलता है और सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर
समझना चाहूँगा और मुझे लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी एक अच्छा एक किया जाएगा कि एक मैसेज आप दीजिए आज के बच्चों को या आज के पेरेंट्स को। पेरेंट्स मुझे लगता है कि ज़्यादा इस चीज़ को समझने को उनको ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि वो जो एक अपना एक अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो अपने बच्चों पर जो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, और बच्चों को भी ये बताइए जो उस अभी करियर मेकिंग स्टेज में है या सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है कि ऑन व्हाट बेसिस उन्हें अपना करियर अपना फ्यूचर सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर बच्चे को ये एहसास जरूर होना चाहिए कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और मैं क्या क्या प्रैक्टिकली हासिल कर सकता हूँ। जैसे शुरू से मुझे पता था मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, बायोलॉजी मुझे में अच्छा लगता है, मैथमेटिक्स अच्छा लगता है। मुझे पता था कि कैरियर में मैं चाहे आईआईटी हो चाहे मेडिकल हो, मैं किसी भी साइड में आराम से जा सकता हूँ। और हाँ, फैसला हमेशा मैंने खुद लिया है। उसमें हो सकता है कुछ गलत फैसले भी हो, लेकिन ये सेटिस्फैक्शन है कि जो भी है वो मेरा अपना फैसला है जिंदगी का। मैं पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगा कि बच्चे को आप एक गाइड करो, लेकिन उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं, डिक्टेट करने का प्रयास मत करिए। सजेशंस में यस और नो दोनों रहता है, डिक्टेशन में सिर्फ यस रहता है। तो डिक्टेशन बिकम्स सफोकेटिंग फॉर मेनी ऑफ द ग्रोइंग किड्स। लेकिन इफ यू सजेस्ट, आफ्टर दैट लेट इट बी हिज लाइफ और हर लाइफ। जो आपकी बात बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा कि अपने फैसले हमेशा खुद लिए, और सही हो या गलत, गलत भी हो सकते हैं जाहिर, लेकिन कम से कम इस बात का रिग्रेट नहीं है कि किसी और की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है या जो भी है। मतलब आप खुद उसके लिए जिम्मेदार है। अच्छा है तो आपको क्रेडिट जाता है, बुरा है तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल है। पेरेंटिंग को लेके मुझे कुछ बताइए कि आज के दौर में पेरेंटिंग को किस तरीके से इवॉल्व होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा और मैं डिटेल्स में बताना चाहूँगा। सिर्फ पेरेंटिंग नहीं, मैं लोगों को बहुत नज़दीक से देखता हूँ, आईसीयू में देखता हूँ, मौत को नज़दीक से देखता हूँ। जो अल्टीमेट गोल है लाइफ का, जो आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं या खुद हासिल करना चाहते हैं, वो है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को अगर आपने गलत ढंग से डिफाइन किया और तो आप कभी खुश नहीं हो सकते। हैप्पीनेस आपने खोज लिया कि मैं बड़ा सा बंगला बना लूंगा, बड़ा सा पैकेज ले लूंगा, सैलरी बहुत गाड़ी अच्छा मिलेगा। इसमें हैप्पीनेस नहीं है। बस इसमें हैप्पीनेस रहता तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के जो बच्चे हैं वो सुसाइड नहीं करते। पैसा, पावर का आपको लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता है। आप हैप्पीनेस खोजिए कि आपसे मिलके हर रोज अगर 2-3 लोग भी खुश होके जाते हैं तो दैट मीन्स कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप जो भी लाइन चूज करिए, आप ये देखिए कि आप इसको अपने लिए खाली करना चाहते हैं और यू वांट टू गिव बैक समथिंग पॉजिटिव टू द सोसाइटी और नॉट। अक्सर जो मैं देख रहा हूँ, जिस तरह के दौड़ में बच्चे शामिल हैं या पेरेंट्स उनके साथ शामिल हैं, वो सेल्फ फोकस्ड है और इसमें सिवाय निराशा के कुछ हासिल नहीं होगा। ये आपकी बातें जो हैं वो समझने की चीज़ें हैं। जैसे आपने कहा ना कि खुश होना है, तो उनको लगता है कि सक्सेस क्या है, एक बड़े शहर में बड़ा सा घर हो, एक बड़ी सी गाड़ी हो, उनके सक्सेस का पैरामीटर यही है। बट जाहिर तौर पे कि सक्सेस के अपने अपने डेफिनेशन है सबके। पटना में जब आप एमबीबीएस आप जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, उसके बाद की दुनिया कैसी रही आपकी, क्योंकि असली लड़ाई तो उसके बाद ही शुरू हुई होगी। उसके बाद मैंने डीएनबी किया बोकारो जनरल हॉस्पिटल से क्रिटिकल केयर में, और मुझे कर्नल गद्दाफी का मिलिट्री हॉस्पिटल जो है त्रिपोली में। तो मतलब कर्नल गद्दाफी लीबिया वाले? हाँ, लीबिया वाले। तो ये आप लीबिया कब चले गए? ये तो एक नई कहानी मुझे पता। 99 में। ओके। और मैं 3 साल तक उनके मिलिट्री हॉस्पिटल के आईसीयू को लीड किया मैंने। त्रिपोली में? त्रिपोली में। नाइस। और
I was honored also for the best civilian award in Libya for saving the elder sister of Colonel Gaddafi. ओके तो चैलेंजेस हैं जितने वहाँ सीनियर डॉक्टर्स थे, हम लोग के पास पूरा ऑप्शन रहता था either to shift the patient to any other center in Europe, or if you take up the case, you are directly responsible. ओके और मैंने वहाँ जो मेरे ज्वाइन करने के पहले तक मिलिट्री हॉस्पिटल एक रेफरल सेंटर बना हुआ था बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द आर्मी कि वहाँ जो भी पेशेंट सीरियस लगते थे उसको वो लोग मिलान या पेरिस बाय एयर एम्बुलेंस शिफ्ट करते थे। तब तो वहाँ डिक्टेटरशिप था। हाँ, कर्नल और गद्दाफी। कर्नल गद्दाफी तो काफी मतलब खूंखार टाइप के डिक्टेटर माने जाते थे। देखिए उनका जो प्रोजेक्शन था वो जो मैंने उनको नजदीक से देखा, ही वॉज अ डिफरेंट मैन, ही वॉज अ मैन फॉर हिज कंट्री, और ही वॉज वेरी गुड विद इंडियंस के लिए एक तो बहुत अच्छी उनके अंदर में फीलिंग्स थी। और वेस्टर्न वर्ल्ड का अपना बहुत सारा इंटरेस्ट रहता है जो शायद वो नहीं कर पाए, सो विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दोज थिंग्स, लेकिन फॉर इंडिया एंड फॉर इंडियंस कर्नल गद्दाफी वाज वेरी गुड। ओके, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, लाइक आप 3 साल वहाँ रहे? 3.5 साल। 3.5 साल। मुझे तो अच्छा लगा, मैंने सारा रेफरल बंद कर रखा था एंड वहाँ के आईसीयू को डेवलप किया और वहीं पे ट्रीट करता था। एंड मेरा था कि अगर आप मन से कर रहे हो तो पीपल आर गोइंग टू नोटिस इट, यू आर नॉट गोइंग टू बी पनिश्ड व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स विद अटमोस्ट सिंसियरिटी। मैंने सुना है कि वहाँ मतलब मोस्टली जितने अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पे इंडियन डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा इज्जत है, बहुत ज्यादा पूछ होती है, द रिस्पेक्ट। इंडियन डॉक्टर्स का जो ट्रेनिंग है वो मुझे लगता है कि वर्ल्ड में बहुत हाईएस्ट लेवल का ट्रेनिंग है। यहाँ पे पेशेंट्स का एक्सपोजर्स बहुत अच्छे से मिलता है। अब कई जो ट्रॉपिकल डिजीज है वो तो वेस्टर्न वर्ल्ड वालों ने देखा ही नहीं। दूसरा ये है हैंड्स ऑन जिसको हम लोग बोलते हैं, पेशेंट्स को नजदीक से देखने का, ट्रीट करने का जो इंडियन एक्सपोजर है वो किसी के पास नहीं। क्लिनिकल एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द मशीन्स और गैजेट्स टू टेल द डायग्नोसिस। सो उसके बाद आप लीबिया से वापस आते हैं और फिर आप अपना एक हॉस्पिटल चेन स्टार्ट करते हैं? नहीं, उसके बाद फिर मैं हीरो होंडा का जो हॉस्पिटल था वहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहा। गुड़गांव? हाँ, गुड़गांव। और फिर मैं जापान में था। डॉक्टर तोकुदा है, वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है। तो 2003-4 में जो सुनामी आया था, हाँ जी, उसके बाद ही कॉल्ड सेलेक्टेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज जो सुनामी अफेक्टेड थे। तो उसमें एक मुझे भी इनविटेशन था, तो डॉक्टर तोकुदा के साथ सीखने का बहुत मुझे मौका मिला। वहाँ पे प्रोफेसर यूनुस जो अभी बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं, ही वाज आल्सो वन ऑफ द गेस्ट। तो मेडिकल को बहुत नजदीक से देखने का। डॉक्टर तोकुदा इज क्वाड्रिप्लेजिक, यहाँ से नीचे का पूरा हिस्सा उनका पैरालाइज्ड है, बट ही इज वर्किंग ऑलमोस्ट 14 to 16 आवर्स एवरी डे। तो लगा कि हम लोग जो छोटे छोटे चीजों पे हंगामा मचा देते हैं, बट देयर आर पीपल हु आर क्वाड्रिप्लेजिक एंड स्टिल डिवोटेड फॉर his work, the humanity. his profession. And he has more than 300 hospitals all over the world. मेडिकल में जो एक चीज मुझे शुरू से तंग करता है वो है कि मॉडर्न मेडिकल साइंस आम आदमी के पॉकेट से बाहर जा चुका है। बिल्कुल। और ये इट्स हाईजैक्ड बाय कॉर्पोरेट्स। तो मैंने 2009 में शुरू किया एचवे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, एंड जिसमें क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हो और जो अफोर्डेबल हो। और 2014-15 तक मेरे पास 2 हॉस्पिटल्स थे। कहाँ पे थे? दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा के इंटीरियर्स में थे, एंड दे वर वेरी सक्सेसफुल। लेकिन अभी भी है ना कि एक ये बिहार का है, ये बाहर का है, तो उस साजिश का शिकार हो गया।
and the मतलब hospitals had to be shut आपको down. मतलब मैं ये कहूँ कि एक स्टेज पे जाने के बाद फिर कहीं ना कहीं आप एक रुकावट लोग बनने शुरू हो गए, रुकावट नहीं, देखिए अगर लाइफ में अगर आप लीग से हट के चलते हैं तो रुकावटें आएंगी। वो एक दिन का बहुत मशहूर कविता की पंक्तियां है ना, गिरते हैं मैदान जंग में शहंशाही, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चला करे। तो रुकावटें तो आएंगी। अगर आप कुछ अलग सोचते हो या अलग ढंग से कुछ डिफरेंट चीज सोसाइटी को देना चाहते हैं तो जर्नी इज नेवर कंफर्टेबल। लेकिन उस डर से आप नहीं करोगे तो बदलाव तो आएगा ही नहीं। अभी भी मैं लगा हुआ टू मेक मेडिकल साइंस मोर एफोर्डेबल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। आप देखो ना, अभी जो प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे उसमें जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स इंक्लूड कर लीजिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इंक्लूड कर लीजिए, ये इट्स नॉट केटरिंग मोर देन 17 to 18% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। आज के भी इस नए युग में 80%, 82% के आसपास जो इंडियन पॉपुलेशन है वो झोला छाप के हवाले। लोग जाते हैं दवा के दुकान पे आराम में, छोटे छोटे शहरों में, वहां पर 8वीं पास एक लड़का बैठा हुआ है मेडिकल स्टोर के पीछे, उससे बोलते हैं कि एक बीपी के लिए अच्छा दवाई दे दो, एक शुगर के लिए अच्छा दवाई दे दो। ये एक बहुत पीड़ादायक होता है जब मैं देखता हूँ कि शुगर अनकंट्रोल्ड रहा, पैर कट गया, और सिर्फ इसलिए कि उस शहर में इंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। ये जो आपने बात कही वो मैं बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ कि एक वो भी दौर था, मुझे लग रहा है आज भी हम लोग तो बड़े शहर में आ गए वो अलग बात है, बट आज भी छोटे शहरों में, गांव में एक चौक चौराहे पर एक दवाई की दुकान होती है जहाँ पे लोग अगर सर्दी हो गई, बुखार हो गया, तो वो बस टहलते हुए गए, उन्होंने बताया कि 3 दिन से बुखार है, तो दवा दुकान वाले ने एक क्रोसिन और एक साथ में 2-3 दवाइयाँ दे दी उसे, और वो खा के वो ये बहुत खतरनाक नहीं है। देखिए, मुझे एक घटना याद पड़ रही है। प्रोफेसर SP श्रीवास्तव जूलॉजी के बहुत मशहूर प्रोफेसर रहे, जिन्होंने कम से कम हजारों लड़कों को डॉक्टर बनने में मदद किया। उनका डेथ क्यों हो गया? उनको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ एंड दैट वाज नॉट डायग्नोज्ड इन द टाउन, और जब तक वो पटना पहुंचते 2-3 घंटे तब तक ही वाज डेड। तो एक हाइपोग्लाइसीमिया के इवेंट से एक ऐसा टीचर चला जाए जो आराम से बच सकता था, तो अफसोस लगता है कि मेडिकल साइंस जो है, जो हम लोग बड़े बड़े महानगरों में देख रहे हैं, वो इंडिया नहीं है। जब तक इसका रीच छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव में नहीं होगा, यू कैन नॉट से वी आर वेरी एडवांस्ड इन मेडिकल साइंस। जैसे आपने बताया कि आपने HVA हॉस्पिटल्स, ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एस्टैब्लिश किया था इन 2009 में, विथ अ डिफरेंट अप्रोच, अफोर्डेबल भी हो और वहाँ जबरदस्ती मरीजों से जो है वो पैसे ना ऐंठे जाएं, वसूले जाएं। देन व्हाट वेंट रॉन्ग? अभी भी पूरे हिंदुस्तान में एक लाइन है, लकीर है, जिसको हम लोग देख के अनदेखा कर रहे हैं। वो लकीर है कि ये हमारे शहर का नहीं, ये हमारे राज्य का नहीं, ये हमारे प्रांत का नहीं, ये हमारी जुबान बोलने वाला नहीं, और बिरादरी का नहीं। अब मैंने जो महसूस किया, जिसकी वजह से 2 बहुत सक्सेसफुल हॉस्पिटल्स बंद करना पड़ा, वो सिंपल सा एक था कि ये हमारे बीच का नहीं है, ये कैसे इतना सक्सेसफुल हो गया। और I had to shut down both the hospitals. दोनों हॉस्पिटल्स अच्छा खासा चल रहे थे, अच्छा, they were the most popular hospitals, और एक दिन अचानक सब बंद हो जाता है। तो ये तो जिंदगी है ना। I always believe this journey of life is very beautiful। और आपके लिए कितना बड़ा डिसीजन था, या कितना बड़ा शॉक था, कितना बड़ा, मतलब? मुझे शॉक नहीं लगता है। ओके, I always feel कि this is the journey of life। तो आपने इस चीज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, मुझे 5 से 10 मिनट लगता है to accept the worst situation in your life। But I'm getting more curious about it कि मैं अगर होता और मेरे 2 सक्सेसफुल हॉस्पिटल्स चल रहे होते और one fine morning वो बंद हो जाते, मुझे नहीं लग रहा। I lost more than 20 to
25 CR, बिकॉज बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए थे और सब तहस नहस हो गया। लेकिन जिंदगी का यही तो नाम है कि आगे बढ़ो। हम लोग के बिहार में एक बहुत मशहूर कहानी आपने सुना होगा कि पीपल के पेड़ पे भूत रहता है, मुड़ के देखोगे तो पकड़ लेगा। ये कहानी नहीं है, कि एक बहुत अच्छा फिलॉसफी है। भूत माने पास्ट, कि आपने मुड़ के देखा तो योर पास्ट विल कैप्चर यू, और फिर आप आगे बढ़ के कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत सारा जो छोटा छोटा चीज हम लोग बचपन में सुनते आए हैं, वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो जिंदगी का निचोड़ है। अगर आप गहराई से देखो तो ये बहुत बड़ा सेंटेंस है कि अगर आप अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को बचाना चाहते हैं तो डू नॉट लुक बैक। ये मतलब मैं अभी भी क्यूरियस इस बात से हूँ सर कि यहाँ हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे डिप्रेशन में चले जाते हैं आज के जनरेशन वाले लोग। अभी ये मेरा महंगा आईपैड गिर जाए, फूट जाए, तो मैं पता नहीं कितने दिनों तक इसका अफसोस मनाता रहूँगा। इन दिनों तो अभी पता नहीं टीनेजर्स ब्रेकअप में सुसाइड कर ले रहे हैं, कोई किसी चीज़ पे कर ले रहा है। लाइफ में फेल्योर्स बर्दाश्त नहीं हो रहा रोज। मैं अभी भी इस चीज़ को समझना चाह रहा हूँ कि आपने अपने माइंड की कंडीशनिंग किस तरीके से की कि कोई बंदा एक सक्सेसफुल बिजनेस चला रहा है और वन फाइन मॉर्निंग उसे 25-30 करोड़ रुपए का एक वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस को बंद करना पड़ रहा है। अगेन आप उस चीज को लेके पॉजिटिव हैं। आप जहाँ बैठे हैं आपके पीछे एक बैनर भी लगा हुआ है जिसमें भगवान बुद्ध बने हुए हैं और उसके नीचे लिखा था स्टे पॉजिटिव। ये कहाँ से लाते हैं आपको अपने आप से सिर्फ एक सवाल करना है कि जो चीज नष्ट हुआ उसको आपने अपने दम पर किया था, दोबारा करने की हिम्मत है कि नहीं? आप में है? बिल्कुल है। अगर दोबारा करने की हिम्मत है तो फिर पीछे मुड़ के रोते वो है ना जिनको लगता है अब मैं दोबारा नहीं कर सकता। मुझे हमेशा लगता है कि मैं तो इससे बड़ा फिर से दोबारा कर सकता हूँ। आपकी बातों से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कभी ना कभी लाइफ में बिट्रेयल के शिकार हुए हैं? Someone betrayed you? देखो, रीडर्स डाइजेस्ट का एक लाइन है, if somebody has broken your trust, what to do next? और उसमें जवाब है ट्रस्ट अगेन। Okay. ये भी आसान नहीं। लेकिन अपने आप को मैं कभी टॉर्चर नहीं करना चाहता। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जर्नी बहुत खूबसूरत है। हर दिन जो गुजर रहा है वो दोबारा नहीं मिलेगा, और उसमें मुड़ के रोना या तो आपको कभी एक मिनट के लिए भी आपको ऐसा नहीं लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है या शायद मैं दोबारा इस चीज को वापस से बिल्ड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? कभी तो लगा होगा, मतलब इट्स अ ह्यूमन माइंड। नहीं, कभी नहीं लगा। देखिए, मैं जहाँ से निकल के आया, जहाँ पूरी डॉक्टर कम्युनिटी बोलती थी ये 3 मीटर से ज्यादा नहीं दौड़ सकता, चल सकता है, वहाँ ऊपर वाले की कृपा से मैं 5 किलोमीटर हर रोज दौड़ पा रहा हूँ। तो जिंदगी तो बदल गई ना। और आपको खुश रहना एक एडिक्शन है और उदास रहना भी एक एडिक्शन। हर रोज आपको 3-4 पॉइंट्स मिलेंगे जिसको लेके आप खुश हो सकते हो, और 3-4 पॉइंट्स मिलेंगे जिसको लेके आप उदास हो सकते हो। ये आपका चॉइस है कि आज के दिन आप खुश रहना चाहोगे या उदास रहना चाहोगे। तो मैं खुश रहना चाहता हूँ। मैं अभी भी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव रहने का जो मंत्र है, मतलब लाइफ में इतने डाउनफॉल कह लीजिए या जो भी जो एक फॉल बैक वाला जो सिचुएशन क्रिएट होता है लाइफ में, कई लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ग्रेसफुली कि ये चला गया मेरे हाथ से या ये अब वापस नहीं आएगा। ये ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना जो होता है उसके लिए आदमी खुद को कैसे तैयार करे? आपको अपने बारे में पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्षमता क्या है। मुझे तो लगता है कि कोई भी इंसान जिसके अगर हाथ पैर आंख नाक कान सही सलामत है, ब्रेन सही सलामत है, उसको उदास होने का कोई अधिकार नहीं। तो लोगों को अपने इस जिंदगी की कीमत ही नहीं पता है। ये जिंदगी रोने के लिए नहीं है, पीछे मुड़ के देखने के लिए नहीं है, कि एक जर्नी है। कभी आप ऊपर नीचे पहाड़ों से अप्स डाउन सब मिलेगा और सबको स्वीकारते जाना पड़ेगा। जितना फास्ट एक्सेप्टेंस होगा आप कभी नेगेटिव महसूस नहीं कर सकते। लेकिन आपको नहीं लगता है कि हम इस चीज को डील करने में इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हम लोग समाज के जो वो 4 लोग हैं
जो क्या कहेंगे वाला जो होते हैं कि ऐसे करोगे, क्योंकि हम अपने दायरे से बाहर जब भी निकलने की कोशिश करते हैं तो वो एक समाज के 4 लोग बीच में आ जाते हैं। देखो मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में आईसीयू चीफ था कोलकाता में, और मुझे डायबिटीज हुआ। डायबिटीज कई सालों से चल रहा था। उस समय आई वाज ऑलमोस्ट ऑन 90 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन, और मैंने अपने आप से पूछा कि ये 10-12 लाख की नौकरी चाहिए या जिंदगी चाहिए। तो लगा जिंदगी चाहिए, तो मैं ऋषिकेश गया, वहाँ योगा और मेडिटेशन के साथ जिंदगी गुजारी, और ऑफ कोर्स आई एम आउट फ्रॉम द डायबिटीज नाउ। लेकिन वहाँ जो चीज मैंने सीखा कि बहुत अच्छी जिंदगी के लिए किसी भी इंसान को 15-20 हजार से ज्यादा की जरूरत ही नहीं। मैं एक दिन कैलकुलेट कर रहा था, और मुझे लगता है कि 6 महीना जो मैंने वहाँ गुजारे मेरे जिंदगी के बेहतरीन दिन थे। और जब मैंने उसका फाइनेंशियल पार्ट कैलकुलेट किया तो किसी भी महीने में मुझे 15-20 हजार से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो लगा जब 15-20 हजार में बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हो, तो फिर ये 10 लाख का पैकेज चाहिए, 8 लाख का पैकेज चाहिए, ये बेमानी है, इसका कोई मीनिंग नहीं। आप जिंदगी में खुशी तलाशो ना, एक अच्छी जिंदगी तलाशो। हम लोग लग्जरी के पीछे भागते हैं। अभी कोरोना ने बता दिया ना कि जिन लोगों ने नेचर से दूर अपना आप को कर रखा था, सब अचानक उड़ना शुरू हुए, तो लोग फिर से नेचर की तरफ भागना शुरू किए। आईसीयू जब भी मेरे माइंड में आता है तो एक पिक्चर माइंड में बनता है कि एक कमरा है और उसके बाहर भी एक कमरा है जहाँ लोग, उसके परिवार के लोग, मरीज के परिवार के लोग बैठते हैं, जिन्हें सिर्फ दिन में 2 बार मिलने का मौका मिलता है, और वो पूरे दिन क्लूलेस रहते हैं। आईसीयू के अंदर का सिचुएशन जो है वो कैसा रहता है? और आपने कई बार डेथ को, मौत को करीब से देखा होगा। कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको पकड़ के कहा होगा कि बचा लीजिए, और आपको पता है कि वो बचेगा नहीं। वैसे सिचुएशंस को कैसे डील किया है? देखो मैंने आज तक कभी अपने फादर और उनके एज ग्रुप के किसी दूसरे सीनियर सिटीजन्स में अंतर नहीं कर पाया, या अपने घर के क्लोज पर्सन्स और पेशेंट्स के बीच में अंतर नहीं कर पाया। और उसमें गीता में एक कहावत है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुमाते संगवस्त्व कर्मणि। मेरे हाथ में सिर्फ ये देखना है कि मैं अपना 100%, 200% इस मरीज के लिए दे पा रहा हूँ कि नहीं। मुझे अगर कहीं और से डिस्कस करना रहता, जैसे अपने फादर के लिए करता है या अपने क्लोज रिलेटिव के लिए करता है, तो उस स्थिति में मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ कि नहीं। और जब या कोई नया ड्रग्स है उसके लिए डिस्कशन करना है तो वो कर पा रहा हूँ कि नहीं। सब कुछ अगर कर रहे हैं, उसके बाद रिजल्ट्स जो है ना ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ। आई जस्ट इंश्योर कि मेरे साइड से जो मेरे क्लोज रिलेटिव्स के लिए करना चाहिए था वो इस मरीज के लिए मैं कर पाने में सक्षम हो पा रहा हूँ कि नहीं। सही बात है। एंड बीइंग अ डॉक्टर, डेथ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, डेथ इज द ट्रुथ जिसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग डेथ को लेके उदास हो जाते हैं, और वो उदासी को मैंने कई बार एनालाइज करने का कोशिश किया है। वो उदास इसलिए नहीं होते हैं कि वो आदमी चला गया। जो भी इस दुनिया में आया है उसका जाना तय है। हम लोग अपना पर्पस जो है जिंदगी का दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, और चाहे वो बच्चा हो चाहे पेरेंट्स हो, उसके साथ जब पर्पस आपने जोड़ दिया और ये तय नहीं कि वो दूसरा व्यक्ति कब जाएगा, तो वो व्यक्ति निकल गया, हम लोग जिंदा हैं, जो तो पर्पसलेस लाइफ हो गया ना, तो वहां से उदासी शुरू हो जाता है। मेरा हमेशा से कहना है, लव एवरीवन, लव योर क्लोज फैमिली मेंबर्स, लेकिन द पर्पस इन योर लाइफ जिसके लिए आप इस दुनिया में आए, दैट शुड बी टैग्ड विथ यू, और उसके साथ हैप्पीनेस जोड़ दीजिए। जैसे मैं क्रिटिकल केयर में, तो मेरे लाइफ का जो पर्पस है वो है लोगों को बचाना, और वहाँ हैप्पीनेस जोड़ दीजिए। तो उसमें एक ऐसा नहीं है कि मेरे क्लोज रिलेटिव्स जो हैं वो अमर हो गए हैं, तो लेकिन वहाँ हैप्पीनेस जो है वो मैंने अपने पर्पस के साथ जोड़ रखा है।
किसी का बिछुड़ने का दुख जरूर होगा, लेकिन जाना तय है, तो उस फैक्ट को आपको ये सिर्फ इंश्योर करना है कि उसको बचाने के लिए कुछ और किया जा सकता था कि नहीं। लेकिन शरीर जब जर्जर हो गया, और हम लोग सब गीता को पढ़ते आ रहे हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषयति मारुता। और हिंदी में भी एक आरसी प्रसाद सिंह की कविता शायद आपने सुनी होगी, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र भाकर। तो आत्मा जब अमर है, वो जो एनर्जी का अंश, उस विराट कॉस्मिक एनर्जी का अंश जो आपके अंदर है, वो जब मकान जर्जर हो गया, उसे एक नए मकान की तलाश है, तो लेट हिम गो ग्रेसफुली। जबरदस्ती खींचना, जबरदस्ती एक सड़ा हुआ जिंदगी जीना मुझे गवारा नहीं। ये मुझे मैं कनेक्ट करता हूँ उससे, जो पेशेंट्स वेंटिलेटर पर होते हैं, मुझे क्वेश्चन आपसे पूछना भी था कि जनरली एक परसेप्शन है ऐसा कि जो पेशेंट वेंटिलेटर पर चला गया उसका बचना मुश्किल है, और एक होता है जो आपने कहा ना कि उसको जबरदस्ती रोकना। देखिए, तो पहले वेंटिलेटर वाला चीज को लेते हैं। 95% लोगों को वेंटिलेटर का मतलब मौत लगता है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। वेंटिलेटर एक सपोर्ट सिस्टम है। अगर लंग्स को अचानक सपोर्ट की जरूरत पड़ी कि तो वहां पर हम लोग लगाते हैं। तो सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि उसका लंग्स हमेशा के लिए खराब हो गया। उसमें जो 90% चांसेस ये रहता है कि अगर उसको और कोई बीमारी नहीं है तो स्लोली वो जैसे रिकवर करेगा। दूसरा, वेंटिलेटर हम लोग यूज करते हैं हेड इंजरी के केस में, जब इलेक्टिव वेंटिलेशन देते हैं। वहां भी लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि सांस तो ठीक ले रहा था, फिर वेंटिलेटर क्यों लगा दिया। वहां वेंटिलेटर फेफड़े के लिए नहीं लगाया गया, वहां ब्रेन के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, चोट लगने के बाद जो ब्रेन के प्रेशर जो बढ़ते हैं वहां कम करने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, और उसको कम करने के लिए हम लोग वेंटिलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो वेंटिलेटर को लेके कई कंफ्यूजन्स हैं। कई बार लोगों के दिमाग में आता है कि पेशेंट मरा हुआ था और वेंटिलेटर। एग्जैक्टली, मतलब आजकल तो कई केसेस आते हैं कि वेंटिलेटर, मतलब एक जनरल परसेप्शन जो है बाहर के लोगों का कि वेंटिलेटर पर इसलिए रख रहे हैं कि बिल बना रहे हैं, पेशेंट मर चुका है उसको जबरदस्ती वेंटिलेटर पे। और एक वो फेज होता है ना कि डॉक्टर ने कह दिया है कि देयर इज नो चांस, स्टिल जो परिजन है, जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है चलने दीजिए जब तक सांस है, मतलब वो एक सेटिस्फैक्शन के लिए कि भाई जब तक वो आदमी रह जाए। बट एक डॉक्टर्स के पर्सपेक्टिव से आप कह रहे हैं कि जाने देना चाहिए ग्रेसफुली। नहीं, मुझे लगता है कि वेंटिलेटर पे जो भी पेशेंट्स हैं वहां पे एक रिश्तेदार, जो भी क्लोज रिश्तेदार है, वो ये समझने का प्रयास करे कि ये जो वेंटिलेटर पे पेशेंट्स हैं इसमें बचने की संभावना कितनी दूर तक है। और कई बार शुरू में परसेंटेज कम रहता है, लेकिन पेशेंट यंग है तो उसमें 3-4 दिन 5 दिन होते होते ये पता चल जाता है कि उसका जो ग्राफ है जिंदगी की तरफ जा रहा है या मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहा है। अगर मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट चला गया है और ब्रेन जो है काम नहीं कर रहा है, तो उस परिस्थिति में वी मस्ट एक्सेप्ट द ट्रुथ। ये इतना आसान होता नहीं, देखिए। हाँ, तो देखिए वो 4 दिन बाद तो स्वीकारना पड़ेगा ना। मेडिकल साइंस कॉस्टली तो होते जा रहा है। 4 दिन में आप 10 लाख और खर्च करके स्वीकारी है, 4 दिन पहले स्वीकारी। इसलिए हम लोग के हॉस्पिटल्स में हर एक जगह DNR का प्रोविजन रहता है, डू नॉट रिससिटेट। वहाँ डॉक्टर्स ब्रीफिंग कर देते हैं कि किस केस में अब पॉसिबिलिटीज जिंदगी की नहीं है, तो वहाँ पे दे मस्ट एक्सेप्ट द ट्रुथ। क्योंकि कोई भी डॉक्टर इस कंक्लूजन पे अगर पहुंच रहा है तो वो उसके पीछे उसका एक्सपीरियंस है, उसका डिटेल्स नॉलेज है। बट ये जो पुल द प्लग वाला डिसीजन होता है वो आपको लगता है इतना आसान होगा किसी फैमिली के लिए? अगर सच है तो स्वीकारना तो पड़ेगा ना। दूसरा, आईसीयू का 2 चीज और मैं बोलना चाहूंगा। यंग पेशेंट्स भी आते हैं वेंटिलेटर पे, और
एक्सीडेंट हो गया, या सीनियर सिटीजन्स भी जो ठीक ठाक चल रहे थे अचानक बीमारी बढ़ गया, वहां पे जब भी मैंने एनालाइज किया है, मैंने पाया कि रूट कॉज इज स्ट्रेस। स्ट्रेस मिसमैनेज्ड है लोगों का। आज के जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, 95% लोगों का स्ट्रेस मिसमैनेज है। और वो स्ट्रेस मिसमैनेज इसलिए नहीं है कि उनका सोचने का तरीका हल्का सा डिफेक्टिव है। जैसे ये मोबाइल है, अगर मैं इसको आपको दिखलाऊं और आपसे इसकी चौड़ाई पूछूं तो 4 to 5 सेंटीमीटर है। बिना मोबाइल बदले हुए अब अगर मैं इसकी चौड़ाई आपसे पूछता हूँ तो ये 12 से 15 सेंटीमीटर में चला गया, और अब अगर पूछूं तो ये आधे सेंटीमीटर में सिमट गया। तो मोबाइल नहीं बदला, आपका देखने का नजरिया बदल गया। तो कई बार जो स्ट्रेस हम लोग को बहुत भारी लगता है, वहां पर सिर्फ हल्का सा नजरिया बदलने की जरूरत है। हम लोग नजरिया नहीं बदलते हैं, और उस स्ट्रेस की वजह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। लोगों को रूल्स पता है, गुस्से में कि एक फिक्स्ड परसेप्शन बना हुआ है कि मेरे साथ गलत हो गया, थोड़ा सा नजरिया बदल दो ना। सीनियर सिटीजन्स को अचानक लगने लगता है बच्चे मेरे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, दवा 4 दिन से छोड़ दिया, पता चला 5वें दिन आईसीयू में पहुंच गया। तो स्ट्रेस को मैनेज करना, कि मुझे लगता है कि आज के इस दौर में एक बहुत अहम पॉइंट होना चाहिए जो नहीं है। जैसे हम लोग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के बारे में रूल्स रेगुलेशन सिखलाते हैं, वो संभव तब है जब आप जिस आदमी को सिखला चुके हैं वो अगर मेंटली कूल नहीं है, उससे एक्सीडेंट होगा। अगर उसको स्ट्रेस अपना मैनेज करने नहीं आता है। गाड़ी अगर रोज गैराज में जा रही है ना, नई गाड़ी अगर है, तो ऐसा नहीं है गाड़ी में खराबी नहीं है, चलाने नहीं आ रहा। हर दूसरे दिन अगर आपको तनाव बन रहा है कि वर्क प्लेस पे तनाव बन गया है, घर में तनाव बन गया है, रिश्तेदारों के बीच में तनाव बन गया, तो हो सकता है कि आपको जिंदगी जीने का जो तरीका है। क्या ओवर एम्बिशन होना भी एक रीजन है स्ट्रेस के बढ़ने का? देखिए, यह ओवर एम्बिशियस होना गलत नहीं है। जिंदगी को रोक के ना ओवर एम्बिशियस होना गलत है। आपने जिंदगी को जीना बंद करके ओवर एम्बिशियस होना अगर कर रहे हैं, तो यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स, इनवाइटिंग प्रॉब्लम्स फॉर योरसेल्फ। एक छोटा सा एग्जांपल बतला रहा हूँ। आपने एक कहानी सुनी थी कि ऊपर वाले ने एक आदमी को आशीर्वाद दिया कि शाम तक जितना बड़ा घेरा है वो बना लोगे, सब तुम्हारा है, और नहीं बना पाए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। हम लोग सब उस दौड़ में शामिल हैं। पटना में एक मकान बन गया, एक दिल्ली में मकान बनना चाहिए। दिल्ली वाला मकान अभी पूरा नहीं हुआ, किसी ने बोल दिया कि गोवा में एक फार्म हाउस ले लो, वहां दौड़ गए। तब तक किसी ने बताया ऑस्ट्रेलिया में आजकल जमीन सस्ता मिल रहा है, वहां है। मैं एक दो क्लोज फ्रेंड्स को जानता हूँ जिन्होंने सब कुछ किया, ना वो पटना रह पाए, ना दिल्ली रह पाए, ना गोवा वाले फार्म हाउस में रह पाए। पता चला पिछले 30 दिन से आईसीयू में पड़े हुए हैं, और बच्चे बाहर इंतजार कर रहे हैं कि पापा कब तक। और तो ये ओवर एम्बिशियस नहीं हुआ ना। हाँ। आपने तो जिंदगी जी ही नहीं। मैं आईसीयू में हर मौत को एनालाइज करता हूँ कि चाहे वो पॉलिटिशियन रहे हो, चाहे बिजनेसमैन रहे हो, उन्होंने जिंदगी जिया है कि नहीं। और मेरा अपना एनालिसिस है कि 100 में से 90 लोग इस जिंदगी को बिना समझे हुए, बिना जिए हुए जा रहे हैं। जिंदगी ये दोबारा नहीं मिलने जा रही, और जर्नी ऑफ लाइफ बहुत खूबसूरत है। इस जिंदगी को थोड़ा सा रुक के जीने का भी प्रयास करिए। लेकिन वो करें कैसे? क्योंकि हमारा जो अभी आज की डेट में हमारा जो वर्क कल्चर है, ये जो गाड़ियों में भर भर के लोग आ रहे हैं, जो सुबह 7 बजे शायद अपने घर से निकलते हैं, रात के 10-11 बजे पहुंचते हैं, ना उन्हें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, ना वीकेंड्स में वो सही तरीके से टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। वर्कलोड का और उसका जो स्ट्रेस है, उसके साथ साथ पर्सनल स्ट्रेस को लेना, आप कह रहे हैं कि लाइफ को जीना चाहिए। हमारे आसपास की चीजें वो होने भी तो नहीं दे रही है ना, हमें वो माहौल नहीं मिल पा रहा है। नहीं, माहौल दूसरे नहीं बनाएंगे, माहौल आपको बनाना पड़ेगा। फिर मैं 2 पंक्तियां ऐड करना चाहूंगा। तुमने तो चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह,
दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। कि अक्सर रोना वो लोग करते हैं जो सॉल्यूशंस अपने आप में नहीं खोजते। 2022 तक मेरा सारा चीज तहस नहस हो चुका था, बैंक बैलेंस 0 था। मुझे रोना नहीं था, मुझे अपने आप को फिर से खड़ा करना था। और आज अभी 2025 है, आज की तारीख में चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे दुबई हो, चाहे आपका ऑस्ट्रेलिया हो, हर एक जगह के मरीज मेरे पास आ रहे हैं और वो सिर्फ पॉजिटिविटी सीखने के लिए आ रहे हैं कि हाउ टू बी पॉजिटिव बीमारी में। वर्क लाइफ बैलेंस को मानते हैं आप? मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा जिस पे मैं यकीन करता हूँ, वर्क और लाइफ को अलग अलग क्यों कर रहे हैं, तभी तो बैलेंस बनाने की जरूरत है। मेरा है पूछा मैं। हाँ, लाइफ को ही ऐसे रखो ना कि हर मिनट हर सेकंड इस लाइफ को जीने का प्रयास करो ना। वर्क तो उसका एक हिस्सा होना चाहिए जिंदगी का, उसमें अलग से बैलेंस बनाने की जरूरत तब पड़ती है जब आप जिंदगी को अलग करके देखते हो। मैं तो हर मिनट वही करना चाहता हूँ जो इस जिंदगी को रफ्तार देने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए जरूरी। आपकी तरफ से टिप्स क्या है? स्ट्रेस फ्री रहिए। वो कैसे होगा? आपको वही सोचने का अधिकार है जो आपके डोमेन में है। अच्छा। हम लोग अक्सर वो चीज लेना चाहते हैं जो हमारे दायरे में नहीं है और जिसके लिए हम प्रयास नहीं करना चाहते, जो हमारे कंट्रोल में नहीं। हाँ, अगर आप IAS बनना चाह रहे हैं या IPS बनना चाह रहे हैं या कोई भी एक बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो आप ये पहले देखो ना कि आपका एफर्ट्स उस डायरेक्शन में है कि नहीं। जैसे अगर बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं तो आर यू गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन इन दैट लाइन और नॉट। रातों रात देयर इज नथिंग शॉर्टकट इन लाइफ, इसको अक्सर लोग इनकैश भी कर रहे हैं। जैसे अगर किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसको जाहिर है कि अपने बिहेवियर में परिवर्तन लाना पड़ेगा। उसका लाइफ स्टाइल सेडेंटरी है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करे ताकि इंडोर्फिन हार्मोन रिलीज हो, जिससे उसका ब्रेन काम क्वाइट रहे। अब उसके लिए सुबह उठना पड़ेगा। उसको शॉर्टकट है कि एक मूंगा या पोखराज पहन ले, 20,000 लगेगा। अब सुबह उठने के जहमत से तो बच जाए, नतीजा वो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, फिर एक और अंगूठी धारण करेगा। तो लाइफ में शॉर्टकट करके कुछ नहीं। जो भी चीज आप पाना चाहते हैं, आप ये देखो कि उसके लिए आपकी तैयारी है या नहीं। अगर तैयारी नहीं है तो आपको वो चीज छोड़ना पड़ेगा। और मैंने ये देखा है कि जिसने आज तक जो भी चाहा और उसके लिए एफर्ट्स किया है, उसको हासिल जरूर हुआ है। तो हम लोग स्ट्रेस में इसलिए जाते हैं कि हम लोग बिना एफर्ट्स चीजों को हासिल करना चाहते हैं। जाहिर तौर पर हमें भी अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जिस तरीके से अभी हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं सुबह से रात तक, और मोबाइल फोन्स और सोशल मीडिया के आने के बाद तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई हैं। स्वस्थ शब्द को कभी आपने सोचा है? स्वस्थ जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, स्वस्थ, स्व में स्थित होना, अपने आप में बैलेंस होना। तो आप देख लो ना कि आप चाहे मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो या पार्टी, आप अगर अपने आप में बैलेंस नहीं है तो आप अस्वस्थ हैं। अगर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, इसका माने कि एक फैक्टर आप यू हैव टू पिन पॉइंट, व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री, सॉर्ट इट आउट। कोई भी चीज को कैरी फॉरवर्ड मत करिए। अगर आपको लग रहा है कोई चीज बार बार तंग कर रहा है, ट्राई टू सॉल्व इट एट द अर्लीस्ट। मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, बड़े शहरों में तो मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, छोटे हॉस्पिटल्स हैं, जिसको जहाँ ज़रूरत है। मैं तब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ जब मैं अपने शहर जाता हूँ, छोटे शहरों में, जब गांव के लोग परेशान रहते हैं। डॉक्टर्स की क्लिनिक में लंबी लाइन लगी हुई है, भीड़ है। ग्रास रूट लेवल तक हम अपना जो मेडिकल स्किल है, जिससे कम से कम उन लोगों को फ़ायदा पहुँचे जिन्हें ज़रूरत है, वहां तक इस चीज को कैसे ले जाया जाए? आपके पास क्या आइडिया है इसके? 2021 में टेलीमेडिसिन एक्ट लागू हुआ। अच्छा। और ये एक ऐसा विंग है क्योंकि आप सुपर स्पेशलिस्ट जो है आपके हिंदुस्तान में, वो उनके नंबर्स को रातों रात आप बढ़ा नहीं सकते हो। मेडिकल कॉलेज खोलना समाधान नहीं। हाँ, लेकिन अगर उनको विंग्स हम लोग लगाए टेलीमेडिसिन का, तो
आप अपने दूर दूर के गांव तक पहुंचा सकते हो। बीच में कुछ स्टेट्स ने लागू भी किया, लेकिन टेलीमेडिसिन के नाम पर जो कंसल्टेंट्स आ रहे थे उनमें लोगों का भरोसा नहीं था या उनकी काबिलियत पे भरोसा नहीं था, नतीजा वो फेल कर गया। लेकिन अगर हम लोग एक काबिल लोगों जो डॉक्टर्स हैं जिनके लिए लोग दौड़ दौड़ के दूसरे शहरों से आ रहे हैं, उनमें अगर हम लोग टेलीमेडिसिन का विंग्स लगाते हैं और 2 से 3 घंटा कंपल्सरी करते हैं कि वो अपना वक्त जरूर देंगे फॉर द सोसाइटी, और उस 2 या 3 घंटे को हम लोग डिफरेंट शहर छोटे छोटे गांवों तक पहुंचा सकते हैं, और उसको आप आयुष्मान कार्ड से जोड़ दो, उसका जो पेमेंट है वहाँ आयुष्मान कार्ड से आएगा। क्योंकि आयुष्मान कार्ड दे देना समस्या का समाधान नहीं है, आपने 5 लाख का दे दिया, लेकिन वो इलाज कहाँ कराएगा? जैसे एम्स है, पटना में भी एम्स है, दिल्ली में भी है, लेकिन एम्स में इलाज कराना अभी भी आसान नहीं है, आप समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसके पिताजी को हार्ट रिलेटेड इश्यूज थे, बिहार से आए वो लोग, और बिहार से हर आने वाला मरीज यही बोलता है कि एम्स में दिखाना है। वो जिस दिन उनको मैं एम्स में लेके गया तो उन्हें समझ में आया कि एम्स में दिखाना कितना मुश्किल है। हार्ट पेशेंट थे बेचारे, उनको ईसीजी के लिए लिखा डॉक्टर ने, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर थे, और उनको जो टाइम मिला वो मिला 22 दिन बाद का। अगर एक हार्ट पेशेंट जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन में एम्स आया है, वो 22 दिन बाद अगर ईसीजी कराएगा तो उसका इलाज कब मिलेगा? इसका सोल्यूशन क्या है? चलो देखिए, पहले ये समझिए कि वो पटना से दिल्ली दौड़ के क्यों आया। हम लोगों के यहाँ जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट का तरीका गलत है। अगर आपका शरीर के एक हिस्से का ग्रोथ हो रहा है और बाकी हिस्से का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग मैलिग्नेंट ग्रोथ बोलते हैं, एंड द होल बॉडी इज गोइंग टू डाई। अभी चाहे वो ट्रैफिक प्रॉब्लम हो, चाहे मरीजों को देखने का, हमने क्या किया है कि जैसे हम लोग मेट्रोज को डेवलप कर दिया और पेरीफेरी को जीरो कर दिया। अब आप जैसे हम लोग अभी गुड़गांव में बैठे हुए हैं, गुड़गांव में आपको 200 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर पलवल चले जाइए, हो सकता है एक भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिले, एक भी नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं मिले। आप इधर नारनौल साइड में चले जाइए, 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ एक भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा, या हो सकता है कि एक भी न्यूरोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा। होना ये चाहिए था कि गुड़गांव शहर के पॉपुलेशन के लिए आपने 5 कार्डियोलॉजिस्ट फिक्स कर दिए। अगले 5 कार्डियोलॉजिस्ट को आपको पॉलिसी बनाना चाहिए कि आपका वर्क एरिया 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर ही होना चाहिए। वहां के बाद अगले जो 5 कार्डियोलॉजिस्ट हैं या नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनको वर्क परमिट मिलना चाहिए कि वो किसी और उस इलाके में ही उनको प्रैक्टिस करने का राइट मिलेगा, जहां पर उसी तरह से एजुकेशन का भी होना चाहिए। यहाँ पे सारे स्कूल्स, बड़े बड़े स्कूल्स 5 किलोमीटर के रेंज में आपने कर दिया, और थोड़ा सा आगे बढ़िए, पता चला कोई अच्छा स्कूल ही नहीं। तो हर आदमी के अंदर एक चाहत आ गई है कि भाई मुझे तो गुड़गांव में ही रहना है, मुझे तो मेट्रो शहर में ही रहना है। नतीजा क्या हो रहा है? जितनी ट्रैफिक है मैनेज नहीं हो रहा है, और ये ट्रैफिक को आप उस तरह से देखिए कि जिसको आप बोल रहे हैं कि बहुत डेवलप्ड शहर में हम लोग रह रहे हैं, और वहां पे अगर 3-3, 4-4 घंटा ट्रैफिक में गुजर रहा है, ये बहुत खतरे का संकेत है। कोरोनरी आर्टरीज अगर आपका ब्लॉक है तो चांसेस ऑफ डेथ इज वेरी हाई। हम लोग के जितने मेट्रोज हैं वहां जो सड़कें हैं उनको आप कंपेयर करिए कोरोनरी आर्टरीज से, वी आर मूविंग slowly towards death. The whole city is dying and we are not aware. अभी देखिए जाड़ा शुरू होने जा रहा है, पॉल्यूशन का लेके, तो वो क्यों हो रहा है? हम लोगों ने पेरिफेरी के ग्रोथ पे फोकस ही नहीं किया। बाकी कंट्री में आप चले जाइए, हर 70-80 किलोमीटर के बाद आपको वैसे ही हॉस्पिटल, वैसे ही स्कूल मिलेगा। यहाँ पे हम लोग ने क्या कर रखे है, सारा चीज को इकट्ठा कर दिया दिल्ली में, सारा चीज को इकट्ठा कर दिया पटना में। हाँ, वो बड़े शहर और छोटे शहर का जो कॉन्सेप्ट है वो जा नहीं रहा है।
बड़े शहर और बड़े होते जा रहे हैं, छोटे शहर बड़े नहीं हो रहे हैं। सच्चाई ये है कि आज के डेट में जिस तरह से पॉल्यूशन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, द होल सिटी इज मूविंग टुवर्ड्स डेथ। और उसका समाधान ऑड इवन नहीं है। उसका समाधान ये है कि आप पेरिफेरी को जितना फास्ट डेवलप करेंगे करिए। सर इन दिनों एक चीज नोटिस कर रहे हैं हम लोग, आपने भी देखा होगा, सडन हार्ट अटैक्स के जो केस हैं वो रैपिडली मतलब बढ़ गए हैं। हर एज ग्रुप में ऐसे कोई डांस करते करते गिर जा रहा है, कोई कहीं एंजॉय कर रहा है गिर जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? और ये आपको नहीं लगता कि ये ऐसा पहले तो नहीं होता था और ये अचानक इसका बढ़ जाना? देखिए पोस्ट कोरोना ना सेकेंड वेव के बाद से ये सडन कार्डियक अरेस्ट हैज टेकन द शेप ऑफ एन एपिडेमिक, एक महामारी जैसा ले रहा है। और उसमें यंगर जनरेशन इन्वॉल्व है, यंग लोग भी आ रहे हैं। पहले कभी सुनने को नहीं मिलता था कि कोई 60 साल से कम उम्र का है तो उसको हार्ट अटैक हुआ। अभी तो अभी एक लड़के को हम लोगों ने बचाया, ही इज 21 years, मेडिकल स्टूडेंट है एंड ही इज अ स्पोर्ट्समैन। He is a national player of football and he has 8 gold medals in swimming. तो एक होता है ना कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल कोई लीड कर रहा है तभी हार्ट अटैक होता है। वो तो फिट भी होगा, वो रोज जिम भी जाता होगा। तो ये जो हो रहा है इसको पहले ये समझिए कि जो पहले होता था और अभी जो हो रहा है उसमें अंतर क्या है। पहले हार्ट प्लेक्स बनता था, कोरोनरी आर्टरीज में धीरे धीरे प्लेक्स जमा हो रहा है, हार्ट प्लेक्स, और उसमें वक्त मिलता था कि अगर आपने सुना होगा चाचा जी, मामा जी, ताऊ जी कि वो अचानक चल रहे हैं, भारीपन आ रहा है, जीभ के नीचे सॉर्बिट्रेट टैबलेट रखा, फिर कुछ दिन के बाद वो भारीपन और बढ़ रहा है तो एंजियोग्राफी हुआ, एंजियोप्लास्टी हो गया एंड प्रॉब्लम को शूट आउट किया गया। अभी जो कोरोना के बाद जो है वो बन रहा है सॉफ्ट प्लेक, और अधिकांश जो लोग हार्ट अटैक की चपेट में हैं उसमें ये पाया गया कि वो सॉफ्ट प्लेक भी 75% जो नैरोइंग है वहां तक नहीं पहुंचता है, वो 30-40% ब्लॉकेज रहता है, जिसको न तो आप टीएमटी में पकड़ सकते हो, न स्ट्रेस इको में पकड़ सकते हो, न ईसीजी में मिलेगा। और ये सॉफ्ट प्लेक जो है अचानक जैसे मिट्टी का पहाड़ होता है ना जो अचानक सड़क पे आ गया, वो ऑल ऑफ अ सडन इट कम्स इनटू द पैसेज एंड इट ब्लॉक्स द कोरोनरी आर्टरी। और यहाँ बचने के लिए जो वक्त मिलता है वो है सिर्फ 10 मिनट। एवरी सिंगल मिनट चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज रिड्यूस्ड बाय 10%, और बाय 10 मिनट्स द लाइफ इज ओवर। इस 10 मिनट में जो सबसे बड़ा रोल है वो है कि क्या जो सेकंड पर्सन आपके इर्द गिर्द खड़ा है उसको बेसिक लाइफ सपोर्ट आता है कि नहीं, कि हाउ टू डू सीपीआर, हाउ टू यूज एईडी मशीन, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक डिफिब्रिलेटर। आज के डेट में चाहे आपका ये रेलवे स्टेशन हो, चाहे आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या कोई भी एयरपोर्ट हो, चाहे बड़ा बड़ा मॉल हो, हर एक जगह एईडी मशीन लगा हुआ है। और लेकिन लोग को जानकारी नहीं है। मैं कई बार रुक के पूछता हूँ कि ये जो मशीन है वो किस लिए, तो पीपल डू नॉट नो। तो मशीन रख देना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में आप ट्रेन कर पाते हैं कि नहीं, और वो ट्रेनिंग वो अवेयरनेस जीरो है। मैं तो अक्सर हर संडे के दिन आई चूज वन सोसाइटी एंड आई ट्राई टू टीच द पीपल बेसिक लाइफ सपोर्ट, और उसमें बहुत अंतर पड़ता है। ये पाया गया है कि अगर इफ देयर इज अ बेसिक लाइफ सपोर्ट पर्सन, प्रोवाइडर जिसको हम लोग बोलते हैं, अराउंड यू, चांसेस ऑफ योर सर्वाइवल इज 72%, और आज की डेट में वो 0 है। क्योंकि जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं या कोई बड़े सेंटर में पहुंचते हैं, योर 10 मिनट्स आर गॉन। तो इस 10 मिनट्स के लिए व्हाट आई हैव प्रपोज्ड, मैं गुड़गांव को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे आई एम स्टार्टिंग विद 5000 पॉपुलेशन। उसमें जो फर्स्ट टारगेट पॉपुलेशन है सीनियर सिटीजन्स हैं, जो 65 प्लस हैं, जो घरों में अकेले रह रहे हैं, जहाँ उनके बच्चे बाहर में कहीं दूसरी जगह रहते हैं। दूसरा टारगेट पॉपुलेशन है जो ऑलरेडी लाइफ स्टाइल डिजीज की चपेट में है, जो अनकंट्रोल्ड बीपी रहता है, जिनका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रहता है, जिनको ब्रोंकियल अस्थमा है, जिनको रिमेटॉइड लंग डेवलप हो चुका है, जो ऑलरेडी एक बार हार्ट अटैक से सफर कर चुके हैं।
तो इस तरह के लोगों में इमरजेंसी आने की संभावना ज्यादा है। और तीसरा एक टारगेट पॉपुलेशन है जो सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं जो टूर्स में रहते हैं। तो वहां पे आई एम गोइंग टू डिप्यूट 5G ICU ambulances in different strategic locations in Gurugram. It will be a mobile Unit with trained paramedics. And paramedics are going to carry backpack जिसमें seconds में they can connect with ICU consultants. और ये 7 to 10 minutes के अंदर this is going to reach any apartment in Gurugram. और ये सब्सक्रिप्शन मॉडल रहेगा ताकि वी नो द फैमिली बिफोर हैंड कि उनके घर में पहले से बीपी मेडिकल हिस्ट्री मेडिकल हिस्ट्री, उसमें ट्रीटमेंट बिकम्स इजी। तो ये एक प्रयास कर रहा हूँ। तो प्रयास तो पैन इंडिया करना चाहता हूँ, लेकिन शुरुआत में गुरुग्राम से करना चाह रहा हूँ। तो उसमें मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि दोज हु आर इंटरेस्टेड दे कैन कांटेक्ट यू और मी, ताकि इसको हम लोग सडन I must say it's a very unique idea. और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो एम्बुलेंस है जो आपके घर पे पहुंचने जा रहा है, ये आपको कैरी करने नहीं जा रहा है। हम लोग का प्रयास है कि 80% सॉल्यूशंस आपको घर के अंदर ही दे दें। हम लोगों ने जो बैकपैक डिजाइन किया है उसमें जो पैरामेडिक्स स्टेथोस्कोप रखेगा, तो लिसनिंग का पार्ट करने जा रहा है आईसीयू कंसल्टेंट। ओके, टॉर्च वो जलाएगा पैरामेडिक, देखने का काम कर रहा है हम लोग का ईएनटी, अगर माउथ के अंदर देखना है या ईसीजी करेगा वो देख रहा है हमारा कार्डियोलॉजिस्ट ऑनलाइन इमीडिएटली, ताकि वो 7 से 8 मिनट के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी केयर आपके घर में पहुंचा दे। और इसका देखिए और इसके बाद अगर जरूरत हो तो हाँ, उसके बाद जहाँ उनका चॉइस हो। कुछ लोग का चॉइस है मेडिसिटी या फोर्टिस, लेकिन पेशेंट को स्टेबलाइज तो कर दिया। दूसरा, हम लोग जो 5G एम्बुलेंस यूज कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली गोइंग टू कैरी द पेशेंट, इट्स गोइंग टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट राइट फ्रॉम योर डोर। और जो ट्रैफिक का इशू है जिसमें 1-1 घंटा 2-2 घंटा लोग को लग जा रहा है, तो वो ट्रीटमेंट ऑन रहेगा उस पीरियड में। एंड आईसीयू कंसल्टेंट विल बी देयर ऑन द स्क्रीन, या जरूरत पड़ी तो कार्डियोलॉजिस्ट विल बी देयर ऑन द स्क्रीन टू मॉनिटर द ट्रीटमेंट। So that is going to bring a drastic change in healthcare delivery system. Obviously, मतलब it is a very unique idea। और मुझे लगता है कि कई सारे केसेस सिर्फ इसलिए खराब हो जाते हैं क्योंकि वो जब तक हॉस्पिटल पहुंचता है पेशेंट तब तक ही केस खराब हो चुका होता है, और उसके बाद ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स के पास बहुत ऑप्शन होता नहीं। और समझिए क्या फायदा है, हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में आ गए। आप ऑफिस में हैं या टूर में हैं, बट इफ यू हैव इन माइंड कि देयर इज अ सिस्टम जिसमें से 7 से 8 मिनट के अंदर trained people are going to be inside my apartment for any medical emergency. Yes. अचानक चक्कर आने लगा, अचानक बाथरूम में गिर गए, अचानक बच्चे पार्क में गिर गए, चोट लग गया, कट लग गया, तो हर एक जगह पे this system can be utilized. Yes, true. और it's going to give a big mental comfort zone for every person who is staying in a metro, और जो घर से कई बार घंटों की दूरी पर है या कई बार इंडिया के बाहर है, इट्स गोइंग टू प्रोवाइड अ वेरी हाई लेवल ऑफ मेंटल सिक्योरिटी। और इसका एक और पर्पस है अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन को रोकना। जैसे सपोज अस्थमा का अटैक पड़ गया, तो आवर पीपल कैन गिव बैक टू बैक नेबुलाइजेशन इनसाइड योर हाउस अंडर द सुपरविजन ऑफ अ पल्मोनोलॉजिस्ट। दस्त लग गया, डिहाइड्रेशन होने जा रहा है, you need not rush to the hospital. घर के अंदर ही those paramedics will talk to our gastroenterologist and आपका prescribe medicine yes. is needed. Alright, it's a very unique idea, I must say. और इससे कम से कम वो जो एक क्रूशियल टाइम है, और वो भी उस तरीके के केसेस में जहाँ मेडिकेशन तुरंत मिलना जरूरी है, लाइक जैसे हम लोग हार्ट अटैक डिस्कस कर रहे थे, उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। और इसमें जो हम लोगों ने अपना ऐप भी डिजाइन किया है, नाउ दोस एप्स आर आल्सो ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल प्ले स्टोर।
the first call is going to be attended by ICU consultant. It's not going to come to us through any call center. ताकि जो फर्स्ट कॉल है दैट इज गोइंग टू बी वीडियो कॉल, और उस वीडियो कॉल में ही वी कैन शूट आउट मेजॉरिटी ऑफ द मेंटल एगोनीज. ऑलराइट. अच्छा, आपने हार्ट अटैक के जो रीजंस बताए उसमें आपने कोरोना भी बताया. एक थ्योरी ये भी है आजकल कि कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो वैक्सीन था कोरोना वो भी एक रीजन हो सकता है ऐसे केसेस का. यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि वी शुड अवॉइड समथिंग व्हिच इज कंट्रोवर्शियल. यस. इम्पोर्टेंट ये है टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि द प्रॉब्लम इज कि दीज डेज हार्ट अटैक इज हैपनिंग. अब वो कोरोना वैक्सीन की वजह से हो रहा है या कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है या हम लोग के सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से हो रहा है, हो रहा है. दैट इज द ट्रूथ, एंड वी शुड ट्राई टू फिगर इट आउट. यस. एंड वी शुड ट्राई टू सी कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. तो एक तो है कि रैपिड एक्शन टीम से जुड़िए. दूसरा ये है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट का हम लोग फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं. अगर जो भी सोसाइटी में अगर 30-40 लोग एक साथ अगर इच्छुक हो, आई एम वन ऑफ द इंस्ट्रक्टर फ्रॉम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, तो दे कैन यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ आवर टीम. 3 से 4 घंटे का सेशन होता है, and we are readily freely available on any of the weekdays. अगर हम लोग को पहले बताया जाए, it can be a good support. It's a very good initiative, I must say. और मैं भी व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार इस चीज को समझने के लिए अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो मुझे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं स्क्रीन पर कांटेक्ट डिटेल अब मैं कई वीडियोस देखता हूँ कि हार्ट अटैक हो गया, सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, उसमें सॉर्बिट्रेट दे दीजिए. एग्जैक्टली. अभी मैं पूछने भी वाला था, आपने जब दवा का नाम लिया सॉर्बिट्रेट, मैंने कई घरों में देखा है, मैंने बात करते सुना है कई लोगों को कि सॉर्बिट्रेट नाम का मेडिसिन जो है घर में रखना चाहिए, और कभी ऐसा लगे कि हार्ट अटैक वाले जो सिम्टम्स हैं तो उसको जीभ के नीचे शायद रखते हैं. ये मतलब देखिए, ये भी तो वही है ना. समझिए कि आज के डेट में प्रेजेंट प्रॉब्लम क्या है. प्रेजेंट प्रॉब्लम सडन कार्डियक अरेस्ट है. पेशेंट तो सांस रुक चुका है, हार्ट रुक चुका है, सर्कुलेशन हैज कम टू अ स्टॉप. तो उसमें सीपीआर की जरूरत है. सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे डाल के आप उसका क्या करने जा रहे हैं. तो इम्पोर्टेंट ये है कि नो द बेसिक लाइफ सपोर्ट, कि सॉर्बिट्रेट रख लेंगे और इकोस्प्रिन, वो तो तब आप कर पाइएगा ना. यहाँ तो वक्त ही नहीं मिल रहा है. आपके पास टोटल टाइम है 10 मिनट्स. उसमें अगर पहला जो इम्पोर्टेंट है वो जैसे सॉर्बिट्रेट, इट्स अ वैसोडायलेटर. जब आप जीभ के नीचे रखते हैं, कई लोगों को ये जानकारी नहीं है कि जब भी सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे रखते हैं, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन या लाइंग डाउन पोजीशन में लेना है. कई लोग डर के मारे खड़े खड़े लिए, जैसे वैसोडायलेटेशन हुआ, सड़क पे अचानक चक्कर खा के गिर गए. तो सॉर्बिट्रेट का बीमारी कुछ और था, डर एक घुसा हुआ है कि हार्ट अटैक हो रहा है. इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें यू कैन टॉक टू एनी कार्डियोलॉजिस्ट और एनी आईसीयू कंसल्टेंट विद इन सेकेंड्स. और सेकंड ये है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको बेसिक लाइफ सपोर्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो इसी पे मेरा फोकस है. लेकिन थोड़ा सा कंसर्न मेरा वो भी रहता है कि खुद से जो दवा लेने की आदत है लोगों की, उससे भी बचने की जरूरत है. बिल्कुल बिल्कुल बचने की जरूरत है. किसी भी चीज के लिए खुद से जो एक और फिर से वही एक लाइन जोड़ना चाहूंगा, 1 घंटा अपने लिए निकालिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा प्राणायाम करिए. सो बेटर लाइफस्टाइल इज द ओनली वे आउट. Yes, कि आप किसी भी बीमारी से लड़ सकें, हॉस्पिटल जाने से बच सकें. ऑलराइट सर, ये तो काफी डिटेल बात हो गई. मैं एक आध चीजें आपसे और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप योगा और मेडिटेशन में भी बहुत ज्यादा, और स्पिरिचुअलिटी में भी आपका इंटरेस्ट है. आज की जनरेशन जो है वो थोड़ी सी मेस्ड अप है, मतलब वो चीजों को अलाइन नहीं कर पा रही है. ऐसे में आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन का कितना बड़ा रोल है हमारी लाइफ में. देखिए, अगर फिर से उस शब्द पे जाइए, स्वस्थ, अपने आप में बैलेंस होना, मेडिटेशन के बिना पॉसिबल ही नहीं. और मेडिटेशन जरूरी नहीं है कि एकांत में बैठ के आप आंखें बंद करके किसी चीज पे फोकस करें. मेडिटेशन का बहुत अच्छा फॉर्म, आप म्यूजिक सीख रहे हैं,
सुर लगाना जिसको बोलते हैं हम लोग हारमोनियम के साथ, वो अगर आपका फोकस उस पर्टिकुलर 10-15 मिनट के लिए सुर से हटा हारमोनियम के साथ से, आप का सुर नहीं लगेगा। दैट इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, जो इसीलिए हम लोग म्यूजिक को बोलते हैं ना कि म्यूजिक इज हीलिंग। एक जो सर आप अभी एक इस पायलट प्रोजेक्ट के अलावा आप एक और यूनिट पर काम कर रहे हैं, दैट इज स्टेम सेल, दैट इज दैट इज वेरी, इट्स नॉट ओनली स्टेम सेल, आई एम फोकसिंग ऑन रिवर्सल ऑफ many lifestyle disease and autoimmune disorder. ओके, सो मैं थोड़ा आप डिटेल में बताइए कि वो किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं और फ्यूचर में स्टेम सेल जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब बड़ी बीमारियों से लड़ने में। ये एक नया होप है मेडिकल वर्ल्ड में, स्टेम सेल थेरेपी, ठीक है, जिसको रीजेनरेटिव ब्रांच भी बोल सकते हैं, लेकिन वो अकेले में पर्याप्त नहीं। इसको मैं फ्यूज करता हूँ योगा, मेडिटेशन एंड म्यूजिक के साथ और कस्टमाइज्ड डाइट प्लान के साथ। मॉडर्न मेडिसिन को मैं अवॉइड नहीं करता। मॉडर्न मेडिसिन के साथ में जब आप होलिस्टिक अप्रोच आप अपनाते हैं, देन सॉल्यूशन बिकम्स सिंपल। हम लोग अभी बहुत सारी जो पद्धति को, जहाँ योगा चल रहा है वो हम लोग बोलते हैं मॉडर्न मेडिसिन बेकार है, जहाँ मॉडर्न मेडिसिन चल रहा है वहाँ हम लोग बोलते हैं योगा से कोई फायदा नहीं होने जा रहा। एक आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और एलोपैथिक की भी लड़ाई चल रही है। नहीं, यहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है। हर एक ब्रांच में बहुत सारा अच्छा है, उसको आप स्वीकार लो ना, और उसको लेके जब आप एक होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं तो बहुत सारा चीजों को आप सॉल्व कर सकते हैं। डिजीज हम लोग जब बोलते हैं कि किसी आदमी को कोई बीमारी है, जो मेरा अपना 28 साल से जो मैं आईसीयू पेशेंट्स को देख रहा हूँ, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है इलनेस, एक है सिकनेस। इलनेस का मतलब कि देयर इज सम पैथोलॉजी, सम बैक्टीरिया, सम वायरस, समथिंग इज देयर इन योर बॉडी जिसकी वजह से इलनेस है। सिकनेस इज अ मेंटल परसेप्शन, और वो जो मेरा अपना तजुर्बा है, मैं देख रहा हूं कि 80% जो डिजीज की वजह से हो रहा है वो सिकनेस पार्ट है, और इसको मैं दूर करता हूं बाय क्रिएटिंग अ वेरी पॉजिटिव वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर, जिसमें म्यूजिक का रोल है, जिसमें योगा का रोल है, जिसमें मेडिटेशन का रोल है। और 80% जैसे ही आप हटाते हैं, बीमारी सिमट गई 20% पे जो इलनेस है, तो लोगों को कई बार लगता है कि मेरे पास मैजिकल सॉल्यूशन। मैजिकल नहीं है, मैं सिकनेस पार्ट को तुरंत हटाता हूँ, और वो फिर उसके बाद इलनेस में जो भी कंसर्न सुपर स्पेशलिस्ट हैं उनको इन्वॉल्व करके हम लोग आगे का रास्ता चूज करते हैं। और जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पे हम लोग स्टेम सेल, जहाँ जरूरत पड़ी इवन एक्यूपंक्चर जो है उसको भी हम लोग यूज करते हैं, मड थेरेपी यूज करते हैं, लाफ्टर को हम लोग यूज करते हैं फॉर हीलिंग, और कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स को यूज करते हैं। लेकिन ये जो स्टेम सेल थेरेपी है सर, ये क्योंकि मैंने बहुत जगह पढ़ा कि ये फ्यूचर में बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने में हमारी मदद करेगा। इसके लिए पब्लिक को अवेयर करने के लिए हमें और क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो मैटरनिटी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे बच्चों के कॉर्ड ब्लड और कॉर्ड को भी ये किया जा रहा है कि उसको फ्यूचर में स्टेम सेल थेरेपी में काम आएगा। कैंसर जैसी बीमारियों का भी शायद इलाज संभव है फ्यूचर में। आपको क्या लगता है कि हम किस तरीके से लोगों को स्टेम सेल थेरेपी के लिए अवेयर कर सकते हैं? देखिए, स्टेम सेल जो है, पहले ये समझिए कि हम लोग सबके बॉडी में बनाने की क्षमता है, बोन मैरो में बनता है, और उम्र के साथ ये धीरे धीरे कम होने लगता है। आफ्टर 50-60 ऑलमोस्ट 5-10% पे आ जाता है। हम लोग जो बोलते हैं एजिंग शुरू हो गया आफ्टर 40, तो वो आप रिकॉल करो, बचपन में गिरे, चोट लगा, अगले दिन फिर से उठ के दौड़ने लगे। क्योंकि स्टेम सेल्स का जो काम है रीजनरेशन एंड रिजुवेनेशन, उस समय बहुत आयत में है, तो इट इज इजीली डन। आफ्टर 40 ये गिरावट शुरू हो जाता है, और उसमें बहुत सारा जो टूट फूट हो रहा है बॉडी में, इट इज नॉट रिपेयर्ड,
और फिर हम लोग बोलने लगते हैं कि एजिंग जो है, एजिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू स्टार्ट हो हो गया। चुका है। हम लोग जो करते हैं वो स्टेम सेल्स हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड से ही यूज करते हैं और उसको फिर कल्चर करके वहां पे देते हैं जहां पर लोग होप्स छोड़ चुके हैं, जहां पे मॉडर्न मेडिकल साइंस ने बोला है कि अब इसके आगे इलाज संभव नहीं है और ये पेशेंट के कॉन्सेंट से होता है एंड रिजल्ट्स आर फैंटास्टिक। उसको हम लोग योगा, मेडिटेशन, म्यूजिक और कस्टमाइज्ड डाइट प्लान के साथ जोड़ते हैं एंड बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिल रहा है। सो हमें ये होप रखना चाहिए कि फ्यूचर में शायद हम कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी इलाज स्टेम सेल थेरेपी से कर पाएंगे। हाँ, अभी कार्टी सेल थेरेपी शुरू हुआ है मुंबई में और इवन गुड़गांव में भी। दैट इज अनदर टाइप ऑफ सेल थेरेपी एंड जो रिकरेंस ऑफ कैंसर में यूज हो रहा है और रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। क्योंकि मेडिकल साइंस दिन पे दिन जो है वो एडवांस होता जा रहा है, लेकिन आज भी हम कैंसर जैसी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाए, जो कि बहुत पेनफुल भी है। और इसी उम्मीद के साथ इस बातचीत को भी हम लोग अभी ख़त्म करेंगे कि स्टेम सेल थेरेपी से एक दिन ऐसा आए कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का भी इलाज हो सके। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर रवि रंजन सर। पूरी बातचीत के बाद जो है आपके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि आपका जैसा नाम है रवि, रवि मतलब सूरज। तो शुरू से लेकर अंत तक जितनी आपसे बातचीत हुई और मैंने जितना आपके बारे में पढ़ा, समझा, जाना, तो आप अपने नाम को कहीं ना कहीं चरितार्थ कर रहे हैं। क्योंकि सूरज डूबता तो है एक हर शाम, लेकिन वो अगली सुबह फिर एक नई उम्मीद और एक नई ऊर्जा और एक नया जोश लेकर फिर उगता है, ताकि एक नई शुरुआत की जा सके। लाइफ में आप भी कई बार ऐसे स्टेजेस से गुजरे जहाँ पे आपको शायद लगा होगा कि यहाँ से आगे जो है कुछ नहीं है, बट आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और पता नहीं आपके माइंड में वो एक रीजेनरेशन जो वर्ड हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक वो रीजेनरेटिव जो एक एलिमेंट है वो है कि आप तुरंत अपने आप को रीजेनरेट कर लेते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, कि हर चीज में आप एक पॉजिटिव नोट पकड़ के आप आगे बढ़ जा रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि मुझे भी ये चीज़ आपसे सीखने की ज़रूरत है और आपको जितने भी लोग सुन रहे होंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू। मैं तमाम लोगों का पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने पूरी बातचीत सुनी। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये सारा खेल यहाँ पे एग्जैक्टली। और यहाँ अगर आप जीत की बात करते हैं तो आप जिंदगी में जीतेंगे, आप हारने की बात करेंगे तो हारेंगे। सारा खेल आपके ब्रेन का है। इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम। माइंड गेम और किस्मत आपको तय करना है। आपने अगर इसमें हार लिख दिया, आपको कोई जीतने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है। और आपने डिसाइड कर रखा है कि मुझे हर हालत में जीतना है, तो आपको कोई फिर हरा नहीं सकता है। तो आपसे बातचीत करने के बाद मुझे भी एक छोटा सा शेर याद आ रहा है मशहर बदायूनी साहब का, कि अब हवाएं ही करेंगी फैसला, रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी जला वो दिया रह जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।